हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड विंडोज़। सो बच्चों, ये क्लास जो है क्लास 8th के बच्चों के लिए है। हमने लास्ट क्लास में किया था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी, जिसमें हमने देखा था कि कंपनी धीरे धीरे करके अपने एम्पायर को बढ़ाते हुए जा रही है। बंगाल में हमने देखा था कि बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ प्लासी पहले होता है 1757 में, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर 1764 में। फाइनली कंपनी ने फिर ये डिसाइड कर लिया कि अब हम पपेट जो नवाब होते हैं उनकी हेल्प से रूल नहीं करेंगे, कंपनी खुद ही नवाब बनेगी। तो ये चैप्टर उसी का आगे एक्सटेंशन हो जाएगा कि जब कंपनी खुद से नवाब बनना शुरू कर देती है, बंगाल की सारी पावर्स कंपनी के हाथ में आ जाती हैं, तो कैसे कंपनी ने एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला, क्या क्या चीज़ें करी, कंट्री साइड कंपनी कैसे रूल करती थी। तो कंट्री साइड का मतलब हो जाएगा कि आप टाउन्स से निकल के थोड़ा बाहर वाला एरिया हो जाएगा, उसको हम कंट्री साइड बोलेंगे। गांव वाला या टाउन्स के चारों तरफ बाहर जो होता है आउटर वाला एरिया, उसको टाउन साइड बोला जाता है। तो रूलिंग द टाउन साइड, कंट्री साइड जिसको हम बोलेंगे, तो उसमें देखेंगे कि कंपनी की पॉलिसीज क्या थी, किस हिसाब से कंपनी जो है वो काम कर रही थी। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे 1765, जब कंपनी के पास जो है दीवानी राइट्स मिल जाते हैं। द कंपनी बिकम्स द दीवान, जब कंपनी खुद ही दीवान बन जाती है। दीवानी राइट्स हमने देखा था कि जब कंपनी खुद ही टैक्स कलेक्ट करेगी, कंपनी टैक्स लगाएगी, खुद ही टैक्स कलेक्ट करेगी। अब तक क्या था कि जो टैक्स कलेक्ट करने वाला काम था वो नवाब के पास था। नवाब को लोग जानते होते थे कि हमारा खुद का नवाब है, उसी को टैक्स देना पसंद करते थे। अब तक हमने देखा कि प्लासी की लड़ाई के बाद भी कंपनी जीत गई थी बैटल ऑफ प्लासी में, लेकिन खुद से क्यों नहीं लिया? क्योंकि अब भी लोगों का जो भरोसा था, जो ट्रस्ट था, वो नवाब के ऊपर था, कंपनी के ऊपर नहीं था। लेकिन धीरे धीरे करके कंपनी जो है पपेट गवर्नमेंट है उसे परेशान हो जाती है, और फाइनली ये डिसाइड करते हैं कि अब हम खुद ही नवाब बनेंगे, खुद ही चलाएंगे सब कुछ। तो अब कंपनी खुद से टैक्स लगाएगी, और टैक्स अब सीधा लोग कंपनी को देंगे, ना कि नवाब को देंगे, क्योंकि नवाब खत्म हो चुका है। सो द कंपनी बिकम द दीवान, तो दीवानी राइट्स कंपनी के पास हो जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि ऑन 12 अगस्त 1765 डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी, 12 अगस्त 1765। ऑन 12 अगस्त 1765 मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल। मुगल एम्परर उस टाइम पे दिल्ली में रूल कर रहा था, अभी सिर्फ कंपनी के हाथ में बंगाल लगा है, बाकी एरिया नहीं लगे हैं नॉर्थ इंडिया में। तो 12 अगस्त 1765 को मुगल जो एम्परर था वो कंपनी को बंगाल के जो दीवानी राइट्स हैं वो दे देता है। एक्चुअल इवेंट जो है वो इतना ज़्यादा मेजेस्टिक नहीं हुआ होगा, कुछ लोगों की प्रेजेंस में रहा होगा। द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव टेंट विद ए फ्यू इंग्लिशमैन एंड इंडियंस एज विटनेस। तो एक्चुअल जो हुआ होगा कि जब कंपनी को दीवानी राइट्स सौंपे जा रहे हैं, तो रॉबर्ट क्लाइव की जो वो थी उसमें हुआ होगा, रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुआ होगा। बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा शान शौकत के साथ हुआ होगा, कुछ लोगों की प्रेजेंस में हुआ होगा, लेकिन कंपनी ने इसको बहुत मेजेस्टिक तरीके से दिखाया। इस टाइप के हमें कुछ पेंटिंग्स मिलते हैं, बुक्स में हमें मिलता है फिगर्स। तो बट इन दिस पेंटिंग द इवेंट इज शोन एज ए मेजेस्टिक ओकेजन टेकिंग प्लेस इन ए ग्रांड सेटिंग। तो लेकिन इसमें हमें ये पता चल रहा है कि जैसे पूरा भव्य आयोजन किया गया, और तब जाके जो है मुगल एम्परर ने कंपनी को रॉबर्ट क्लाइव को, यानी कि वहाँ के दीवानी राइट सौंपे गए। तो एक्चुअली में कुछ लोगों की प्रेजेंस में लिया होगा, लेकिन रॉबर्ट क्लाइव ने अपने किसी राइटर से इस तरीके से लिखवाया कि बहुत मेजेस्टिक रहा होगा उस टाइम पे। पेंटर वाज कमीशन बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट इन क्लाइव लाइफ। तो ये जो पेंटर है ये रॉबर्ट क्लाइव ने खुद से लिख रखा था, जो भी उसकी लाइफ में कुछ भी मेमोरेबल इवेंट होता था उसको बढ़ा चढ़ा के लिखने का काम इस पेंटर का होता था। द ग्रांट ऑफ दीवानी क्लियरली वॉज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। तो ये जो दीवानी राइट इस तरीके से दिए जा रहे, तो ये भी उनके इमेजिनेशन में आप सोच सकते हो कि उनके लिए कितना ज़्यादा बड़ा इवेंट था। एज द कंपनी बिकेम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल। तो दीवान का मतलब क्या हो जाएगा? दीवान, द कंपनी बिकम, दीवानी राइट मिलते ही कंपनी क्या हो जाएगी? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है जो बंगाल आप ब्लैक बाउंड्री में देख पाओगे, बंगाल ब्लैक बाउंड्री में हमने दिखाया गया है। तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बनने का मतलब ये है कि अब पूरी की पूरी फाइनेंस की जो ड्यूटी है,
फाइनेंशियल जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी कंपनी अंडर कंट्रोल होंगी, कंपनी के अपने हाथ में हो जाएंगी। तो अब कंपनी चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन चुकी है इस एरिया की, बंगाल वाले एरिया की। इट हैड टू थिंक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग द लैंड। अब वो लैंड को अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट करेगी, यहाँ की ज़मीन कितनी है, कितना टैक्स लगाना चाहिए, क्योंकि कंपनी के पास चीफ अथॉरिटी आ चुकी है, अब वो सुप्रीम हो चुकी है। तो अब कंपनी ने सारी फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन चुकी है, लैंड को मॉनिटर करना शुरू कर दिया। ऑर्गेनाइजिंग इट्स रिवेन्यू रिसोर्सेज, कहाँ कहाँ से कितना ज़्यादा रिवेन्यू आता है, उस रिवेन्यू के रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। दिस हैज़ टू बी डन इन ए वे दैट कुड यील्ड इनफ रिवेन्यू टू मीट द ग्रोइंग एक्सपेंस ऑफ द कंपनी। और ये इस हिसाब से किया जा रहा था कि कंपनी क्या कर रही थी, धीरे धीरे करके अपना ट्रेड बढ़ाती जा रही थी। तो उसके बढ़ते हुए ट्रेड के लिए जो एक्सपेंस हो रहे हैं, उन एक्सपेंस कहाँ से पूरे किए जा सके। अब बंगाल उनके हाथ में लग गया था और बंगाल को ऐसा माना गया कि ये एक ऐसी तिजोरी है, जब जब हम इसमें हाथ डालेंगे हमें पैसा मिलेगा, कभी भी खाली हाथ वापस नहीं आएगा। क्योंकि बंगाल उस टाइम पे बहुत बड़ा था, इन्होंने बहुत बंगाल को लूटा है, बहुत ज़्यादा पहले प्रोस्परस होता था। तो कंपनी को अपने ट्रेड के जो एक्सपेंस होते हैं उनको पूरा करने के लिए बहुत अच्छा स्टेट, बहुत अच्छी टेरिटरी उनके हाथ में लग चुकी थी। तो इससे अब वो अपना खर्चा जो है निकाल लेती थी। ट्रेडिंग कंपनी हैड ऑल्सो टू इंश्योर दैट इट कुड बाय द प्रोडक्ट इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड। अब कंपनी बंगाल के पैसे से अपनी मर्जी से जो भी उनकी ज़रूरतें होती थी उसको खरीद सकती है, कुछ भी बेच सकती है। और ऐसा करके पहले रॉ मटेरियल हमने देखा था कि ब्रिटेन से, यूरोपियन कंट्रीज से सोना चांदी मंगाया जाता था, वो इंडिया में दिया जाता था, उसके बदले में ये कुछ रॉ मटेरियल खरीदते थे। लेकिन अब कंपनी को बंगाल का रेवेन्यू हाथ लग गया, यहाँ की तिजोरी हाथ लगी, अब यहीं का पैसा है, यहाँ से रॉ मटेरियल खरीदेंगे, कुछ भी नहीं देना पड़ा, इंडिया का पैसा इंडिया में ही दे दिया और बदले में रॉ मटेरियल ले लिया। अब वो वहाँ पे इंग्लैंड में भेजेंगे, वहाँ से मशीनों वाला कपड़ा बनाएंगे और उस रेडीमेड कपड़े को यहाँ पे बेच के बहुत ज़्यादा रिवेन्यू कमाएंगे। यानी कि उनका इनपुट कुछ भी नहीं लगा, लेकिन आउटपुट बहुत ज़्यादा आया, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट आ गया। तो इस टाइप से चलता है। ओवर द ईयर द कंपनी ऑल्सो लर्न दैट इट हैड टू मूव विद सम क्वेश्चन। साथ साथ कंपनी ये भी देख रही थी कि उनको थोड़ी सावधानी के साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ये एक एलियन पावर है, फॉरेन पावर हो जाएगा। इट नीडेड टू पैसिफाई दोज हु इन द पास्ट एंड रूल द कंट्री साइड एंड एंजॉय अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज। इसके साथ साथ उनको ये देखना पड़ेगा कि पहले कौन रूल करता था, कंट्री साइड कौन रूल कर रहे हैं, क्योंकि यदि वो सारे के सारे लोग भड़क गए और कंपनी को भगा दिया इकट्ठे हो गए तो कंपनी रूल नहीं कर पाएगी। तो अब कंपनी थोड़ा सा सावधानी से चलती है, क्वेश्चन के साथ चलती है। जो लोग कंट्री साइड रूल कर रहे हैं उनकी अथॉरिटी का भी ध्यान रखती है, उनकी पावर का भी ध्यान रखती है, उनसे पावर सीज करने की कोशिश नहीं करती है। क्योंकि कंपनी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये डर था कि यदि सारे इकट्ठे हो गए और कंपनी को भगा दिया तो हम यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर हैड टू कंट्रोल बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड। तो कंपनी ने यही सोचा कि जो लोकल पावर है, जैसे जमींदार हो जाएगा, जिनके पास लोकल पावर है उनको कंट्रोल तो करना है, लेकिन हम उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, एकदम से खत्म नहीं कर सकते हैं, हमें कंट्रोल में रहना पड़ेगा। सो इस चैप्टर में हम देखेंगे कि हाउ कंपनी केम टू कॉलोनाइज द कंट्री साइड, कैसे कंट्री साइड में रूल करती है, रिवेन्यू के रिसोर्सेज को कैसे ऑर्गेनाइज करती है, कैसे रीडिफाइन करती है लोगों के राइट्स को, कैसे क्रॉप्स जो भी वो चाहती थी वही क्रॉप्स लोगों से उगवाती है। तो अब हम एक एक करके ये देखेंगे। रिवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी का रिवेन्यू कहाँ से आता है। कंपनी दीवान तो बन गई है, दीवानी राइट कंपनी के पास में आ गया, लेकिन अब भी कंपनी का सारा ध्यान जो है वो ट्रेड की तरफ है, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को बढ़ाना इसका मकसद है। ये अपने लार्ज रिवेन्यू इनकम को बढ़ाना चाहते थे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए था, तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तो रिवेन्यू के रिसोर्सेज को कंपनी लगातार बढ़ा के रखना चाहती थी और इसका सारा फोकस ट्रेड के ऊपर था, कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। बट वो अनविलिंग टू सेटअप एनी रेगुलर सिस्टम ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन। लेकिन कोई ऐसा फिक्स सिस्टम अभी तक कंपनी ने नहीं किया था जिससे लगातार उसको रिवेन्यू आता रहे, और ऐसा करना भी नहीं चाह रही थी। मतलब पैसा कमाना चाह रहे, लेकिन कुछ ऐसा फिक्स कंपनी ने नहीं सोचा था कहाँ से आएगा। एफर्ट इसका सबसे ज़्यादा क्या था कि इसको रॉ मटेरियल फाइन कॉटन और सिल्क है वो जितना कम हो सके उतने कम दामों के ऊपर मिल जाए, जितना सस्ता इसको कॉटन और सिल्क मिल जाए उसके ऊपर कंपनी का सारा ध्यान था कि मतलब
हमें बहुत सस्ता कॉटन मिल जाए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ से कमा पाए। तो इसी उससे हम देखते हैं कि 5 साल में कंपनी जितना भी यहाँ से सामान खरीदती थी वो डबल हो जाता है बंगाल के दीवानी राइट मिलने के बाद। मान लो पहले 100 आप कह सकते हो कि 100 सामान आप खरीद रहे हो तो 5 साल में वो 200 हो जाता है, और ये करोड़ों में चल रहा था उस टाइम पे। तो इस टाइप से कंपनी का ट्रेड बढ़ता जा रहा है। बिफोर 1865 में हमने देखा था कि कंपनी जो सामान खरीदती थी वो ब्रिटेन से गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट करके उसको यहाँ पे बेचती थी, तब सामान खरीदती थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब कंपनी के हाथ में बंगाल का रिवेन्यू लग गया, अब उसी की हेल्प से कंपनी सामान खरीद लेती है। नाउ द रिवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब बंगाल का रिवेन्यू है, बंगाल से पैसा मिल जाता है, उस पैसे से कंपनी कॉटन और सिल्क खरीद लेती है, उसको इंग्लैंड में भेज देती है और वहां से मशीनों का कपड़ा बना के इंडिया में बेचती है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है। Soon it was clear that Bengal economy was facing a deep crisis। यदि कंपनी सिर्फ ट्रेड के बारे में सोचेगी, सिर्फ रिवेन्यू के बारे में सोचेगी तो बंगाल की इकोनॉमी को क्राइसिस में आना ही था। आर्टिसन वर डेजर्टिंग विलेज सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स टू द कंपनी एट लो प्राइस। जो आर्टिसंस थे, छोटा मोटा टोकरी बनाने वाले, चटाई बनाने वाले, छोटा मोटा कुछ मैन्युफैक्चरिंग थे, तो आर्टिसंस जो है गाँव छोड़ छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि जो भी सामान वो प्रोड्यूस कर रहे थे उनको कंपनी को बहुत ही लो प्राइस ऊपर बेचना पड़ रहा था। तो आपने कुछ भी सामान बनाया, इतने कम दामों के ऊपर आप कंपनी को बेचोगे तो आपको कुछ भी नहीं बचेगा। तो आर्टिसंस क्या कर रहे थे, अपने गांव छोड़ छोड़ के जा रहे थे कि कुछ और काम धंधा देखेंगे जिसमें हमारा पेट हम पाल पाएं। तो इस टाइप से आर्टिसंस जा रहे हैं। आर्टिसनल प्रोडक्शन वाज इन डिक्लाइन। जो आर्टिसन का प्रोडक्शन था वो लगातार डिक्लाइन होता जा रहा था। तो कुछ ये फिगर्स देख पा रहे हो, जो आर्टिस्ट बनाता वो आपको दिखाई दे रहा है, हाथ से बनाए जाते सारे। तो आर्टिसनल प्रोडक्शन जो है वो डिक्लाइन होता जा रहा है, क्योंकि बहुत कम सामान के ऊपर जो है सामान बेच रहे हैं। पीजेंट्स की भी ऐसी ही हालत थी। पीजेंट्स किसानों का हम देखें तो वो भी अपने ड्यूज को नहीं पे कर पा रहे थे, पुराना जो लोन था वो नहीं पे कर पा रहे थे। दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम देम। जो भी उनसे ड्यूज डिमांड किए जाते थे, टैक्स डिमांड किया जाता था, वो उस टैक्स को नहीं भर पा रहे थे। इसी वजह से एग्रीकल्चर का जो कल्टीवेशन था वो भी कोलैप्स के ऊपर था, बहुत ज़्यादा उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डाउन में थी। 1771 में एक बहुत ज़्यादा फेमाइन का मतलब हम कहेंगे कि अकाल पड़ जाना, खाने के लाले हो जाना, कुछ भी खाने को नहीं रहना। तो एक फेमाइन आता है जिसमें 10 मिलियन पीपल जो है बंगाल में मारे गए, यानी कि 1/3 पॉपुलेशन जो है वो भगवान के पास चली गई। तो इतनी ज़्यादा सिचुएशन ख़राब थी उस टाइम पे इंडिया की। आर्टिशंस का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, पीजेंट्स फार्मर सबके सब डीप क्राइसिस में है। फेमाइन आ गया, अकाल पड़ गया। इसमें आप देख पा रहे हो कि लोगों के आंतड़ियाँ निकली हुई हैं, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है और भूखे मर के 33% लोग जो हैं बंगाल के हम देख रहे हैं कि डेथ हो जाते हैं उनकी। तो इतनी ज़्यादा बुरी सिचुएशन थी और इस सिचुएशन में कंपनी को सिर्फ पैसा चाहिए, सिर्फ टैक्स चाहिए, उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं चाहिए। इफ द इकोनॉमी वाज इन रूइंस कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रेवेन्यू इनकम। तो हम देख रहे हैं कि यदि इकोनॉमी ही रूइंस में रहेगी, इकोनॉमी ही एकदम खराब हो जाएगी, तो क्या कंपनी अपनी रेवेन्यू की इनकम को बढ़ा पाएगी? बिल्कुल भी नहीं बढ़ा पाएगी। उसको रेवेन्यू कहाँ से आएगा? मुझे टैक्स पे करना है लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है, मैं भूख से मर रही हूँ। तो क्या होएगा कि डेथ हो जानी है, टैक्स कहाँ से पे करेंगे? तो कंपनी को भी नुकसान हो रहा है। वाज दिस टू बी डन? तो कैसा किया जाए, क्या किया जाए? कंपनी ने क्या किया? द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब जरूरत क्या थी? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत डाउन है, क्राइसिस आया हुआ है, फेमाइन आया हुआ है। सिचुएशन कब ठीक हो सकती है? सिचुएशन सिर्फ तब ठीक हो सकती है जब कंपनी जो है कुछ काम करे, एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करे। तो नीड क्या थी? एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की। तो इम्प्रूव कैसे करेगी? मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगिन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी एनकरेज। तो कंपनी के लोग ये मानने लग गए कि यदि हमने एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को बढ़ाना है, अब कॉटन तो इनको खरीदना है लेकिन कॉटन का प्रोडक्शन ही नहीं हो पा रहा, तो कहाँ से खरीदेगी? तो कुछ कंपनी के ऑफिशियल्स ये मानते थे कि हमें कुछ जमीन में इन्वेस्ट करना चाहिए, यहाँ की लैंड को फर्टाइल बनाना चाहिए। लैंड फर्टाइल होगी तभी जाके प्रोडक्शन अच्छा होगा। कुछ ये मान रहे थे कि एग्रीकल्चर करने के तरीके में इंप्रूवमेंट आना चाहिए, मशीनों का यूज होना चाहिए। तो इस टाइप से ये सोच रहे हैं। आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन,
द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। लगभग ऐसे ही करते करते 20 साल निकलने के बाद, 2 डिकेड निकलने के बाद कंपनी फाइनली एक ऐसा सिस्टम बनाती है जिसको हम बोलते हैं परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि कुछ किया जा रहा है एग्रीकल्चर के लिए, कुछ फॉर्म्स लाए जा रहे हैं, तो परमानेंट सेटलमेंट 1793 में लिया जाता है। कंपनी, राजा एंड तालुकदार और नीचे पीजेंट्स हो जाएगा। ये एक हायरार्की हो जाएगी। सबसे नीचे हम देख रहे हैं पीजेंट्स किसान हो जाएंगे, उनके ऊपर इसमें राजा जो और तालुकदार होते थे, और सबसे ऊपर कंपनी होती थी, चीफ अथॉरिटी होती थी। तो राजा और तालुकदार क्या है, इनको जमींदार भी कह सकते हैं, और नीचे वाले आपके जो है पीजेंट्स हैं। बाय द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट द राजा एंड तालुकदार व रिकॉग्नाइज एज जमींदार से। सबसे ऊपर कंपनी है, कंपनी ने किसको अपॉइंट कर दिया, कंपनी ने तालुकदार और राजाज को अपॉइंट कर दिया, और इनको बोला जाता था जमींदार, इनको जमींदार की तरह रिकॉग्नाइज किया जाता था। इनका काम क्या था, देखो आप इसमें से देखोगे, एनिमेशन से अच्छे से देखोगे, पीजेंट्स टैक्स पे करेंगे, किसको, तालुकदार्स को, तालुकदार्स उसमें से कुछ हिस्सा कंपनी को दे देंगे। तो तालुकदार्स या राजाज को हम क्या बोलेंगे, जमींदार्स। जमींदार्स को क्या कहा गया, क्या ड्यूटी दी गई कि आप पीजेंट्स के पास जाओगे और उनसे टैक्स कलेक्ट करोगे। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट एंड पे रेवेन्यू टू द कंपनी। तो जमींदार्स क्या करते थे, किसानों के पास जाते थे, किसानों से टैक्स कलेक्ट करते थे। किसी ने पट्टे पे जमीन ले रखी है, रेंट पे ले रखी है, तो रेंट कलेक्ट करते थे। तो जमींदार ने रेंट कलेक्ट किया पीजेंट्स से, और उस पूरे रेंट में से कुछ हिस्सा वो कंपनी को दे देते थे, और इसका नाम है परमानेंट सेटलमेंट। यानी कि कितना पैसा देना है वो फिक्स कर दिया गया कि 10,000 हर बार फिक्स रहेगा, इसमें चेंज नहीं किया जाएगा आने वाले टाइम में। इसी वजह से इसको परमानेंट सेटलमेंट कहा जाता है। स्थाई बंदोबस्त जिसको कहते हैं। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स परमानेंटली, हमेशा के लिए अमाउंट को फिक्स कर दिया गया, यानी कि आने वाले फ्यूचर टाइम में कंपनी जो है इसको इंक्रीज नहीं करेगी। तो ये परमानेंट सेटलमेंट था। इट इंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ रिवेन्यू इन द कंपनी कोफर्स। अच्छा, ऐसे क्यों किया गया, ताकि कंपनी को हर साल, हर सीजन में कुछ पैसा जो है वो मिलता रहे। इनके पास एक आप कह सकते हो कि कॉन्टिन्यूस फ्लो आता रहे, लगातार पैसा मिलता रहे। सिंस द रिवेन्यू डिमांड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, लेकिन अभी भी इतना पैसा नहीं आ रहा था जिससे जो है पूरी डिमांड को पूरा किया जा सके। इट एनकरेज द जमींदार्स टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। तो हम क्या देख रहे हैं कि कंपनी ने परमानेंट सेटलमेंट को आप कह सकते हो कि फिक्स किया, आने वाले टाइम में इसको नहीं बढ़ाया जाएगा। तो इससे क्या हुआ कि आपको फिक्स कर दे, अब जो भी पैसा आएगा जमींदार जमीन में इन्वेस्ट करेंगे ताकि जमीन जो है उसका इम्प्रूवमेंट हो जाए। मेरे को ये कि मेरे को सिर्फ 1,000 रुपये टैक्स पे करना है, मान लो मैंने 5,000 कमाया, तो मेरे नीचे जो भी फार्मर्स हैं उनको मैं ये बोलूँगी कि आप इतना पैसा लो और अपनी ज़मीन के ऊपर आप फर्टिलाइजर्स लगाओ, उसमें मैन्योर डालो, ताकि आपकी ज़मीन की क्वालिटी जो है वो बढ़ जाए। यदि ज़मीन की क्वालिटी इम्प्रूव हुई तो प्रोडक्शन इम्प्रूव हुआ, और इस प्रोडक्शन का फ़ायदा किसको हुआ, जमींदारों को फ़ायदा हुआ, क्योंकि जमींदारों ने तो आगे कंपनी को एक फिक्स अमाउंट ही देना है। तो परमानेंट सेटलमेंट में हुआ क्या, जमींदारों ने जमीन में कुछ इन्वेस्ट किया, जमीन से प्रोडक्शन बढ़ा, फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन कंपनी को फायदा नहीं हुआ क्योंकि कंपनी ने पहले ही सेटलमेंट परमानेंट कर दिया था, यानी कि फसल कम हो या फिर ज्यादा हो हम टैक्स नहीं बढ़ाएंगे। तो फायदा किसको हो रहा है, फायदा हो रहा है जमींदारों को। सो जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। लैंड से यदि प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट हुआ तो जमींदारों को इनसे बेनिफिट होता है। इन मैनी विलेज ऑफ बंगाल सम ऑफ द पावरफुल ryots did not cultivate but instead gave out their land to others, the under tenants, taking from them very high rent। इनको रायट्स बोला जाता था। कई जगह ये होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, तो जो पावरफुल रायट्स हैं वो खुद से खेती नहीं करते थे, वो अपनी खेती को किसी उसको दे देते थे, किराए के ऊपर टेनेंट को देते थे, वो खेती करते थे और बदले में बहुत ज़्यादा पैसा जो है इन पावरफुल जमींदारों को, रायट्स को मिल जाता था। So soon it was clear that Bengal
इकोनॉमी वॉज फेसिंग ए डीप क्राइसिस, धीरे धीरे और ज़्यादा क्राइसिस आना शुरू हो जाता है। 1806 H.T. कोलब्रुक डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ दीज अंडर टीनेट्स इन बंगाल। तो इन्होंने कुछ उनके बारे में बताया हुआ है कि टीनेट्स जो है वो कैसे काम करते थे, क्या सिचुएशन थी बंगाल की। अंडर टीनेट डिप्रेस बाय एन एक्सेसिव रेंट इन काइंड एंड बाय unsurious returns for cattle, seed and subsistence advanced to them, can never extricate themselves from debt. In so abject a state they cannot labor in spirit while they earn a scanty subsistence without hope of bettering their situation. तो ये बता रहे हैं कि उस टाइम पे क्या होता था कि टेनेंट जो है डीपली हरास किए जाते थे, उनसे बहुत ज़्यादा हाई टैक्स वसूला जाता था, लोन पे लोन उनको बढ़ता रहता था, उनकी कंडीशन में कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, उनको हर बार लोन लेना पड़ता था कैटल के लिए, सीड के लिए, इवन सर्वाइव करने के लिए उनको लगातार लोन लेना पड़ता था। तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। सो परमानेंट सेटलमेंट की कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर दैट द जमींदार वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। कंपनी चाहती थी कि ज़मीन में इन्वेस्टमेंट किया जाए उसको इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन कुछ टाइम बाद कंपनी ने पाया कि जमींदार तो सिर्फ अपनी जेब भरने पे लगे हुए हैं, वो जमीन को इम्प्रूव करने के लिए उसमें कुछ भी नहीं कर रहे कि जमीन की क्वालिटी इम्प्रूव हो जाए। तो जमींदार ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। Anyone who failed to pay the revenue lost his जमींदारी। अब कोई भी जमींदार है वो यदि रिवेन्यू नहीं पे कर पाता था तो अपनी जमींदारी राइट से हाथ धो बैठता था, जमींदारी उससे छीन ली जाती थी। न्यूमरस जमींदार वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। और बहुत से जमींदारी राइट्स, बहुत से जमींदारों ने अपनी जमींदारी बेच दी बोली लगा के, क्योंकि वो इतना ज़्यादा हाई टैक्स पे ही नहीं कर पाते थे। So by the first decade of 19th century the situation changed। अब 19th century में हम आ चुके हैं, पहले उसके हम बात कर रहे हैं। तो सिचुएशन कैसे चेंज हो जाती है, मार्केट में प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड, धीरे धीरे करके कल्टीवेशन बढ़ रहा है। इंक्रीज इन द इनकम ऑफ जमींदार्स, जमींदार्स की इनकम धीरे धीरे करके जो है आने वाले कुछ टाइम बाद फिर इनकी इनकम धीरे धीरे करके बढ़ जाती है। इवन देन द जमींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। अब इनके पास पैसा भी आ गया, लेकिन अब भी ये जमीन के लिए कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, कंपनी के लिए कोई भी गेन नहीं हो रहा है। सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज ए रिवेन्यू डिमांड क्लाउड, क्योंकि ये रिवेन्यू को इंक्रीज नहीं कर सकती, इन्होंने परमानेंट उसको फिक्स कर लिया है। अदर्स नाउ सो द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द टर्बल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट। As long as the zamindars could give out the land to tenants and get rent, they were not interested in improving the land। ये कह रहे हैं कि जमींदारों को क्या था, अपनी ज़मीन जो है किराए पे दे देनी है, टेनेंट को दे देनी है, तो ये ज़मीन के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे, कुछ भी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं चाह रहे थे। Soon had lost their land in the earlier year of settlement। कईयों ने पहले ही अपनी ज़मीन को जो है वो खो चुके थे। In the villages the cultivator found the system extremely oppressive। गांव में कल्टीवेटर का जो सिस्टम था बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव था, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई टैक्स उनको पे करना पड़ता था। जमींदार को जो वो टैक्स पे करते थे वो बहुत ज़्यादा हाई होता था, और राइट भी उनका इंसिक्योर नहीं होता था। मान लो मैंने जमींदार से 1 साल के लिए ज़मीन ले ली किराए के ऊपर, और यदि मैं वो किराया ना चुका पाऊँ तो अगले साल वो ज़मीन मेरी नहीं होती थी। अब यदि वो ज़मीन मेरी है ही नहीं तो उसकी इम्प्रूव करने के लिए मैं काम भी क्यों करूं, क्योंकि यदि सिक्योर होता है कि ये घर आपका ही, आप इसकी मेंटेनेंस कराओ, आपके पास ही रहेगा, तो आप कुछ काम भी करोगे। यदि आप इनसिक्योर हो कि अगले साल मेरे से छीन ली जाएगी तो उसके ऊपर आप क्यों काम करोगे। टू पे द रेंट टेनेंट हैड टू ऑफन टेक ए लोन फ्रॉम द मनी लेंडर। अब लोन को पे करने के लिए, जो किराए को पे करने के लिए फार्मर्स क्या करते थे, टेनेंट्स क्या करते थे, किसी मनी लेंडर से लोन लेते थे। When he failed to pay the rent, he would be evicted by जमींदारी from the land he had cultivated for generations। यदि लोन नहीं ले पाते तो जमींदारी राइट से हाथ धोना पड़ता था। तो ऐसी सिचुएशन थी। By the early 19th century, many of the company officials were convinced that the system of revenue had to be changed again। अब ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने शुरू हो जाते हैं, तो कंपनी को लगता है कि एक बार फिर से चेंज करना पड़ेगा सिस्टम को। हाउ could revenue be fixed permanently at a time when the company needed more money to meet its expense of administration and trade। तो कह रहा है कि कैसे कंपनी फिक्स कर सकते हैं रेवेन्यू को, जब उसको ज़्यादा पैसा चाहिए तो फिक्स तो कुछ भी नहीं हो सकता है। सो अब चेंज किया जाता है, एक नए सिस्टम को डिवाइज किया जाता है, और उस नए सिस्टम का हम देखेंगे। 1822 में नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस ऑफ बंगाल प्रेसिडेंटी एन इंग्लिशमैन कॉल्ड द होल्ट मैकेंजी
मैकेंजी ने एक नया सिस्टम जो इन्वेंट किया, बंगाल इसके आसपास के इलाके थे, वहाँ पे होल्ट मैकेंजी ने एक नए सिस्टम को इन्वेंट किया। उसने ये पाया विलेज वॉज एन इम्पोर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन इन नॉर्थ इंडियन सोसाइटी एंड नीडेड टू बी प्रिजर्व। उसने रिसर्च किया और उसने ये पाया कि जो गांव है ना, विलेज है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सोसाइटी में। सोसाइटी में गाँव का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है और इसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखना चाहिए। तो 1822 में अंडर हिज डायरेक्शन कलेक्टर वेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज। तो जो टैक्स कलेक्ट करते थे वो गांव-गांव तक जाते हैं, गांव की जमीन का इंस्पेक्शन किया जाता है, अच्छे से उसको देखा जाता है, जो खेत है उनका मेजरमेंट किया जाता है, कितने छोटे कितने बड़े हैं, रिकॉर्डिंग द कस्टम ऑफ डिफरेंट ग्रुप, अलग अलग ग्रुप की कस्टम्स के बारे में जानते हैं और अलग अलग लोगों की क्या क्या राइट है ज़मीनों के ऊपर, यानी कि पूरे खेत की जांच पड़ताल की जाती है, कितनी ज़मीन है, किसके अंडर में है और क्या क्या इनके रिचुअल्स हैं, क्या क्या कस्टम्स हैं। The estimated revenue of each plot within a village was added up to calculate the revenue that each village has to pay। अब इन्होंने क्या किया, पूरे गांव की जमीन देख ली, अच्छा ये जमीन इतनी है। अब उन्होंने टैक्स एक एक आदमी से लेना शुरू नहीं किया, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट में क्या था कि यदि मैं किसान हूँ, मेरी जमीन है, तो मुझे टैक्स पे करना है जमींदार को, जमींदार आगे करेगा कंपनी को, ऐसे करके हर एक आदमी अपना अलग अलग टैक्स पे करता था। अब इन्होंने क्या किया, अलग अलग नहीं करना है। अब मान लो मैं जिस गांव में रहती हूँ, पूरा गांव, तो पूरे गांव का रिवेन्यू फिक्स कर दिया गया कि इस गांव से इतना रिवेन्यू आना चाहिए, तो वो पूरे गांव वाले लोग मिलके टैक्स कलेक्ट करेंगे, फिर कंपनी को दे देंगे। तो इस टाइप से उन्होंने क्या किया, पूरे गांव का रिवेन्यू जो है वो मेजर करके बता दिया। दिस रेवेन्यू डिमांड वॉज टू बी रिवाइज पीरियोडिकली, नॉट परमानेंटली फिक्स। और अब की बार रेवेन्यू को फिक्स नहीं किया गया था, उन्होंने बोला फिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि फिक्स करने में क्या दिक्कत आती है कि नेक्स्ट हमें जब ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है तो हम टैक्स बढ़ा नहीं सकते। तो अब की बार कंपनी ने क्या किया कि उसको फिक्स नहीं रखा, उसको बोला कि नहीं हम इसको चेंज करते रहेंगे। The charge of collecting the revenue and paying it to the company was given to the village headman। और जो गांव का हेड होता था उसको ये जिम्मेदारी दे दी गई कि आप पूरे गांव के मुखिया हो, आपको पूरे गांव का टैक्स कलेक्ट करना है, पूरा गांव इतना टैक्स पे करेगा और आप इस पैसों को कंपनी को दे दोगे। तो विलेज हेडमैन अपॉइंट किया जाता है। इस सिस्टम को बोला जाता है महालवाड़ी सिस्टम। महाल का मतलब यहाँ पे गाँव हो जाएगा। सो नेक्स्ट है मुनरो सिस्टम। ऐसा ही है, अभी तक हमने क्या देखा है, परमानेंट सेटलमेंट, महालवाड़ी। इन द ब्रिटिश टेरिटरीज इन द साउथ, अब तीसरे टाइप का सिस्टम हम देखेंगे जिसको हम बोल रहे हैं मुनरो सिस्टम। साउथ में जो ब्रिटिश टेरिटरी थी, देयर वाज अ सिमिलर मूव अवे फ्रॉम द आइडिया ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। कुछ ऐसा ही था, एक नया सिस्टम डिवाइस किया जाता है जिसको बोला जाता है रैयतवाड़ी सिस्टम। रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या होता था, अंडर दिस सिस्टम कंपनी कलेक्ट रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम फार्मर्स। इसमें कोई मिडल मैन नहीं होता था, बीच में कुछ नहीं है। पिछले वाले दोनों में हमने क्या देखा कि एक में हेडमैन है, महालवाड़ी में एक गांव का मुखिया कर दिया, वो टैक्स कलेक्ट करेगा, बाद में कंपनी को दे देगा। परमानेंट सेटलमेंट में हमने क्या देखा कि वहां पे भी जमींदार और तालुकदार हैं जो टैक्स पे करेंगे, फिर कंपनी को दे देंगे। लेकिन रैयतवाड़ी में कंपनी ने क्या किया, उसने कोई मिडल मैन नहीं रखा। कंपनी ने कहा कि हम सीधा फार्मर से टैक्स कलेक्ट करेंगे, तो सीधा ये फार्मर से टैक्स कलेक्ट करते थे। इट वॉज ट्राइड ऑन ए स्मॉल स्केल बाय कैप्टन अलेक्जेंडर रीड। तो मुनरो सिस्टम किसने किया है, कैप्टन अलेक्जेंडर रीड ने इसको अप्लाई किया था कुछ एरियाज में दैट वर टेकन ओवर बाय कंपनी आफ्टर द वॉर विद टीपू सुल्तान। जब टीपू सुल्तान को हराया गया था, फोर्थ वॉर ऑफ मैसूर में टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, तो जब टीपू सुल्तान को हराया गया और उसकी कुछ टेरिटरी कंपनी ने ले ली थी, तो उन मैसूर की टेरिटरी के ऊपर इस सिस्टम को यानी कि मुनरो सिस्टम को डिवाइस किया जाता है। Subsequently developed by Thomas Munro, this system was gradually extended all over South India। जब धीरे धीरे करके इनको ये सिस्टम अच्छा लगने लग जाता है तो साउथ इंडिया में आगे इसको बढ़ाया जाता है, यानी कि बाकी एरिया में भी इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो साउथ में जो सिस्टम चला उसका नाम क्या बोलेंगे, मुनरो सिस्टम हो जाएंगे। अलेक्जेंडर रीड ने शुरू किया था। रीड एंड मुनरो फेल्ट दैट इन द साउथ देयर वर नो ट्रेडिशनल जमींदार। मुनरो और रीड ने ये पाया, अलेक्जेंडर रीड ने ये पाया कि साउथ में ऐसे जमींदार नहीं है। नॉर्थ में क्या होता था, जमींदार होते थे, लेकिन साउथ में ऐसे कोई ट्रेडिशनल चलते नहीं आ रहे, ऐसे कोई जमींदार जो है वो सालों साल नहीं चलते आ रहे हैं। द सेटलमेंट दे आर्ग्यू हैड टू मेट डायरेक्टली विद द कल्टिवेटर्स हु हैड
टिल्ड द लैंड फॉर जनरेशंस, तो उन्होंने डायरेक्ट जो कल्टीवेट कर रहे थे लैंड को, जिनको रायट्स भी बोल सकते हैं, उनके साथ डायरेक्ट उन्होंने जो है वो सेटलमेंट करना शुरू कर दिया। Their field had to be carefully and separately surveyed before the revenue assessment was made. उनके खेतों का प्रॉपरली असेसमेंट किया जाता है, जमीन फर्टाइल है नहीं है, छोटी है बड़ी है, कितनी जमीन है, तो प्रॉपरली असेस किया जाता है और उसके बाद रिवेन्यू को डिसाइड किया जाता है। ब्रिटिश वुड एक्ट एज पैटर्नल फादर फिगर प्रोटेक्टिंग द राइट्स अंडर देयर चार्ज, और इसमें फाइनल अथॉरिटी यही है कि ब्रिटिशर्स पैटर्नल फादर की तरह उसको ट्रीट कर रहे हैं अपने उसमें। लेकिन अब भी ठीक नहीं हुआ कुछ भी। विद इन ए फ्यू ईयर्स आफ्टर द न्यू सिस्टम वर इम्पोज, इट वॉज क्लियर दैट ऑल वॉज नॉट वेल विद दैम। ड्राइवन बाय द डिजायर टू इंक्रीज द इनकम फ्रॉम लैंड रेवेन्यू, ऑफिशियल्स फिक्स टू हाई ए रेवेन्यू डिमांड। ये कह रहे कि अभी भी ठीक नहीं हुआ, लगातार अपना टैक्स बढ़ाने के लिए, अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कंपनी ने इतना ज़्यादा, आप कह सकते हो कि हाई रेवेन्यू डिमांड करना शुरू कर दिया, इतना ज़्यादा हाई टैक्स लोगों के ऊपर लगा दिया कि पीजेंट्स बेचारे कितना भी काम करे वो टैक्स को पे ही नहीं कर सकते थे। कंपनी इतना ज़्यादा उनके ऊपर टैक्स लगा रही है कि उनके लिए वो पे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। रायट्स फ्लड द कंट्री साइड, तो जो कल्टीवेटर्स होते थे वो भाग जाते हैं कंट्री साइड। विलेजेस बिकम डिजर्टेड इन मैनी रीजन्स, अपना घर बार छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि जिन जमीनों के ऊपर वो खेती करते थे, जितना प्रोडक्शन करते थे, कितना भी काम कर ले वो उतना ज़्यादा टैक्स उनका पूरा हो ही नहीं पाता था। और कंपनी यदि टैक्स नहीं देते तो कंपनी इनको पीटने के लिए आ जाती थी, कोड़े मारती थी। तो जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो जो राइट्स थे, कल्टीवेटर्स थे, वो गांव छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं और गांव वैसे वीरान हो जाते हैं, डेजर्टेड हो जाते हैं। Optimistic officials had imagined that the new system would transform the peasant into rich enterprising farmers. कुछ जो ऑप्टिमिस्ट थे उनको लगता था कि इनसे फार्मर्स की सिचुएशन अच्छी हो जाएगी, फार्मर्स के हाथों में इनकम हो जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी सही से नहीं चला, बल्कि सिचुएशन और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है फार्मर्स की। Next है crops for Europe. The British also realized that the countryside could not only yield revenue, it could also grow the crop that Europe required. साथ के साथ ब्रिटिशर्स का ये मानना था कि हमें टैक्स तो चाहिए, टैक्स के अलावा जो फसलें हम आपसे बोलें कि आपको इंडिगो उगाना है, आपको कपास उगाना है, जो मैं बोलूँ वही आप उगाओगे, जितना मैं कहूँ उतना ही टैक्स आप पे करोगे। तो फार्मर तो कहीं का नहीं रहा, पीजेंट कहीं का नहीं रहा। कंपनी जो बोलेगी वो उगाना पड़ेगा, जितने दाम में खरीदेगी बेचना पड़ेगा। हर तरीके से बेचारा फंसा हुआ है। तो कह रहा है कि ब्रिटिशर्स इस चीज को भी फोर्स करते थे कि जो फसल उनको चाहिए वही फार्मर से जो है वो प्रोड्यूस कराई जाए, प्रोडक्शन उसी का कराया जाए। बाय द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी वाज ट्राइंग इट्स बेस्ट टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ ओपियम एंड इंडिगो। 18th सेंचुरी के लास्ट तक आते आते कंपनी ज्यादा फोर्स कर रही थी किसानों को कि वो ओपियम की खेती करें। अफीम होता है ये, और इंडिगो जिसको हम नील की खेती बोलते हैं, नीले फ्लावर्स आप देख पा रहे हो। ओपियम और इंडिगो की खेती के लिए लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेज किया जा रहा था। इन द सेंचुरी एंड हाफ दैट फॉलोड द ब्रिटिश परसुएडेड और फोर्स कल्टिवेटर इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडिगो टू प्रोड्यूस अदर क्रॉप्स। और ये परसुएड करते थे कि ऐसी फसलें उगाओ जो यूरोप के लिए अच्छी होती है, जो उनको चाहिए। अलग अलग एरिया में वो अलग अलग तरीके की डिमांड करते थे। जैसे हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में कंपनी चाहती थी कि जूट ज़्यादा से ज़्यादा उगाया जाए, तो जूट उगाने के ऊपर जो है फोर्स किया जाता था। इसके अलावा असम की बात करें तो वहाँ टी के ऊपर किया जाता था कि चाय उगाओ। तो वेस्ट बंगाल में जूट के लिए प्रेशर डाला जाता था, असम में चाय के लिए प्रेशर डाला जाता था। यूपी की हम बात करें जिसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, वहाँ पे गन्ने की खेती अच्छी होती थी, शुगर केन जबरदस्ती उनसे उगवाया जाता था। पंजाब से वीट उगवाते थे, गेहूं का फोर्सफुली प्रोडक्शन कराते थे। महाराष्ट्र और पंजाब से कॉटन के ऊपर फोर्स किया जाता था। हाउ वॉज दिस डन? अब ये पूछ रहा है कि ऐसा कैसे किया जा रहा है। ब्रिटिश यूज ए वेराइटी ऑफ मेथड टू एक्सपेंड द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप दैट दे नीडेड। उन्होंने कई तरीके इन्वेंट किए कि कैसे वो अपने जो भी फसल उनको चाहिए वो कैसे उगवा सकते हैं। तो एक हम देखेंगे, क्लोजर लुक लेंगे ऐसे ही सच क्रॉप का हम कि कैसे प्रोडक्शन किया जा रहा है। कलर के बारे में हम पढ़ते हैं। जैसे ये दो पिक्चर आपको दिखाई गई हैं, बड़ी खूबसूरत तस्वीर है।
तो कलमकारी प्रिंट आपने देखा होगा, हम करते भी हैं, पेंटिंग भी करते हैं आजकल बच्चे, तो आप लोग भी करते होंगे। तो कलमकारी प्रिंट 20th सेंचुरी इंडिया एंड ए मॉरिस कॉटन प्रिंट लेट 19th सेंचुरी इंग्लैंड आर टू इमेजेस ऑफ कॉटन प्रिंट। ये दो इमेजेज आपकी दे रखी हैं, उधर कलमकारी और ये इंडिगो का आप देख रहे हो, कॉटन के ऊपर प्रिंट है। कलमकारी प्रिंट क्रिएटेड बाय वीवर्स ऑफ आंध्र प्रदेश इन इंडिया। ये जो कलमकारी है, ये जो आंध्र प्रदेश आप देख पा रहे हो, यहाँ के वीवर्स के द्वारा किया जाता था। On the right is a floral cotton print design and produced by William Morris, a famous poet and artist of 19th century। तो ये प्रिंट आप देख पाओगे इस टाइप का होता है। There is one thing common in the two print, both use a rich blue color। दोनों में हम देख पा रहे कि ब्लू कलर है, एक में रॉयल है एक में वैसा है, तो अच्छी हाई क्वालिटी, अच्छा बहुत अच्छा जो है ब्लू कलर का यूज किया गया है। डू यू नो हाउ दिस कलर वॉज प्रोड्यूस। तो कैसे कलर का प्रोडक्शन किया जाता था। तो कलर का प्रोडक्शन किया जाता है एक प्लांट से जिसको हम बोलते हैं इंडिगो प्लांट। इस टाइप का प्लांट ये आपको दिखता है, तो ये आप देख सकते हो, ये इंडिगो प्लांट हो जाएगा। इसका प्रोडक्शन कराया जाता था। इट इज लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज इन द मोरिस प्रिंट इन 19th सेंचुरी ब्रिटेन वॉज मैन्युफैक्चर फ्रॉम इंडिगो प्लांट कल्टिवेटेड इन इंडिया। तो इसमें आप बहुत अच्छा रॉयल ब्लू कलर देख पा रहे हो, गाढ़ा रंग देख पा रहे हो, तो इसमें ब्लू डाई का यूज किया गया है प्रिंटिंग में। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता था इंडिगो, ये इंडिया वाला इंडिगो है, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती थी। उस टाइम पे इंडिया पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सप्लायर था इंडिगो का, क्योंकि इंडिया वाले इंडिगो जो है मार्केट में बहुत ज्यादा हाई डिमांड रहती थी, क्योंकि इसका कलर बहुत ज्यादा रिच आता था। क्वेश्चन है कि व्हाई द डिमांड फॉर इंडियन इंडिगो, इंडिया में ही क्यों प्रोड्यूस कराना है। इंडिगो प्लांट पहली बात तो ट्रॉपिक्स में पैदा होता है। हम देखते हैं कि ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, इक्विटोरियल, इस हिसाब से कंट्री को डिवाइड किया जाता है। ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे कि 0 डिग्री इक्वेटर है तो उसके आसपास वाला ऊपर नीचे का इलाका इक्विटोरियल हो जाएगा। ऊपर चलेंगे तो ट्रॉपिकल, फिर सब ट्रॉपिकल, ऐसे होता है। तो इंडिगो प्लांट ट्रॉपिक्स में उगाया जाता है, ट्रॉपिकल जो एरिया होते हैं। 13th सेंचुरी तक इंडिगो प्लांट जो उगाया जाता था ब्रिटेन में, इटाली में, फ्रांस में, ब्रिटेन में डाई करने के लिए, यूरोप में ही इंडिगो प्लांट का यूज किया जाता था। तो इटली हो गया, फ्रांस और ब्रिटेन, यहाँ पे इंडिगो की खेती करी जाती थी। लेकिन however only small amount of indigo reached the European market and its price was very high। लेकिन क्या होता था, इंडियन इंडिगो प्लांट, इंडिया में भी खेती हो रही है, इंडिगो की होती थी पहले भी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं होती थी, कम होती थी, और उसका भी कम परसेंटेज यूरोप में पहुंच पाता था, और ये बहुत ज़्यादा महंगा होता था। तो इंडिया वाला इंडिगो आप क्या कहोगे कि बहुत ज़्यादा महंगा होता था और बहुत कम वहाँ पे पहुँच पाता था। और यूरोपियन जो कपड़ा बनाने वाले होते थे, डाई करने वाले होते थे, वो इसके जगह एक दूसरा प्लांट यूज करते थे जिसको वोड बोला जाता था। यूरोपियन क्लॉथ मैन्युफैक्चरर देयरफॉर हैड टू डिपेंड ऑन अनदर प्लांट कॉल्ड वोड टू मेक वायलेट एंड ब्लू डाइज। तो इंडिया वाला इंडिगो डिमांड में है, लेकिन इंडिया में उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं किया जाता था। तो यूरोप के जो कपड़ा बनाने वाले थे लोग, वो दूसरा ऑल्टरनेट उन्होंने निकाला हुआ था जिसको वोड प्लांट बोला जाता है। तो क्वेश्चन एमसीक्यू आ सकता है कि इंडिगो की रिप्लेसमेंट के लिए किसको यूज किया जाता था, तो वोड, WOAD हो जाएगा। वायलेट और ब्लू डाइज इसी से बनाई जाती थी। बीइंग ए प्लांट ऑफ टेम्परेट जोन, वोड वाज मोर इजीली अवेलेबल इन यूरोप। यूरोप में वोड इजीली मिल जाता था वहाँ पे, ये इटली में, सदर्न फ्रांस में, जर्मनी, ब्रिटेन में उगाया जाता था। Worried by competition from indigo, wood producers in Europe pressurized their government to ban the import of indigo। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, वोड प्लांट यूरोप में उगाया जा रहा है और इंडिगो आता था, तो लोग वोड नहीं खरीदते थे क्योंकि इंडिगो का कलर ज़्यादा अच्छा होता था। इंडिगो बाहर से जो है ये लोग इंपोर्ट कर रहे थे। तो वोड वाले जो प्लांटर्स थे वो चाहते थे कि सरकार इंडिगो के ऊपर बैन लगा दे, इंडिगो के इम्पोर्ट को बंद कर दे, तो वो अपना फ़ायदा देख रहे थे। क्लॉथ डायर्स हाउएवर प्रेफर्ड इंडिगो, लेकिन जो डाई करने वाले थे वो इंडिगो को ज़्यादा प्रेफर करते थे क्योंकि इंडिगो से जो कलर आता था वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता था। इंडिगो एक रिच ब्लू कलर पैदा करता था, वेयर एज द डाई फ्रॉम वुड वाज पेल एंड डल।
वुड से जो डाई होती थी वो पीली और डल सी होती थी, उतना ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं आता था, जबकि इंडिगो से देखोगे तो बहुत अच्छा कलर आ जाता था। तो इसलिए जो डायर्स थे वो इंडिगो यूज करते थे, ना कि वुड। बाय द 17th century यूरोपियन क्लोथ प्रोड्यूसर्स परसुएडेड देयर गवर्नमेंट टू रिलैक्स द बैन ऑन इंडिगो इम्पोर्ट है। अब यूरोपियन क्लोथ जो प्रोड्यूसर्स हैं, कपड़ा बनाने वाले हैं, वो अपनी सरकार से अपील करते हैं कि आप इंडिगो के ऊपर जो आपने बैन लगा रखा है आप वो बैन हटा दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिगो मार्केट में आए, उससे हमारे कपड़े की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं। द कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो बिगेन बाय फ्रांस में होता है, कैरेबियन आयरलैंड में किया जाता है, पोर्तुगीज में होता है, इंग्लिश भी यूज कर रहे हैं, स्पेनिश में भी होता है ये। तो इंडिगो का कल्टीवेशन जो है स्टार्ट हो जाता है। इंडिगो प्लांटेशन ऑल्सो कम इन मैनी पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में भी इंडिगो का प्लांटेशन स्टार्ट हो जाता है। अब 18th सेंचुरी तक आते आते इंडिया में इंडिगो की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ब्रिटेन बिगेम टू इंडस्ट्रियलाइज। ब्रिटेन में उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन चल ही रहा था। कॉटन का प्रोडक्शन मशीनों के आने के बाद एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इट क्रिएटेड एन एनॉर्मस न्यू डिमांड फॉर क्लोथ डाइज। जैसे ही हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, मशीनें आई, अब मशीनें ज़्यादा तेज़ी से कपड़ा बना सकती थी। अब कपड़ा यदि बहुत ज़्यादा तेज़ी से बनेगा तो उसको डाई करने की डिमांड भी बढ़ जाएगी। डाई करने की डिमांड बढ़ेगी तो अब एग्जिस्टिंग सप्लाई फ्रॉम द वेस्ट इंडीज एंड अमेरिका कोलैप्स फॉर ए वेराइटी ऑफ रीजन्स। और अब जो इंडिगो की सप्लाई होती थी, अब वो जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका से आ जाती थी, वो अब कुछ रीजन्स की वजह से नहीं आ पा रही है, सप्लाई नहीं हो पा रही है, वो इंटरनल रीजन्स थे। तो जो पहले सप्लाई हो जाती थी अमेरिका से, वेस्ट इंडीज से इंडिगो की, अब वो नहीं आ पा रही है कुछ रीजन्स की वजह से। तो प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो इन द वर्ल्ड फेल बाई हाफ। पूरी दुनिया में उधर जो है वो प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है, किसी रीजन की वजह से प्रोडक्शन लगभग आधा हो गया है। अब ब्रिटेन को कुछ ना कुछ ऑप्शन चाहिए था। ब्रिटेन सोच रहा है कि पहले तो अमेरिका से इंडिगो आ जाता था, वेस्ट इंडीज से आ जाता था, अब हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा प्रोड्यूस हो रहा है, कपड़े की डिमांड है, तो हम कलर कहाँ से करें। तो ब्रिटेन वाले सोच में थे, डेस्परेटली सोच रहे थे कि कहाँ से इंडिगो की सप्लाई को पूरा किया जाए, कहाँ से हम इंडिगो को ले सकते हैं। अब उनको ध्यान में आया कि हमने तो इंडिया को कॉलोनी बना रखा है, तो क्यों ना हम इंडियंस के ऊपर प्रेशर डालते हैं। तो अब इंडिगो की डिमांड को फेस करते हुए कंपनी कुछ तरीके सोचती है कि कैसे हम इंडिगो की कल्टीवेशन को बढ़ाएं। फ्रॉम द लास्ट डिकेड ऑफ 18th century इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल एक्सपेंडेड रैपिडली। अब कंपनी जो है बंगाल के लोगों के ऊपर प्रेशर डालना शुरू करती है इंडिगो की खेती करने के लिए। उनको आप कहोगे कि प्रेशराइज किया जाता है। अब बंगाल में इंडिगो की बहुत ज़्यादा खेती कराई जाती है और बंगाल जो है पूरे जो वर्ल्ड की मार्केट है उसमें डोमिनेट करना शुरू कर देता है। इंडिगो का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा था इंडिया में। 1788 तक हम देख रहे हैं सिर्फ 30% इंडिगो इंडिया से जाता था, अब ये प्रोडक्शन बढ़ के 95% हो जा रहा है, यानी कि पूरी दुनिया का 95% इंडिगो अब इंडिया से ही प्रोड्यूस करके भेजा जा रहा है। तो सोचो कितना प्रेशर आया होगा लोगों के ऊपर इंडिगो के प्रोडक्शन को लेके। As the indigo trade grew, commercial agent and officials of the company began investing in indigo production. अब इतनी ज़्यादा डिमांड है इंडिगो की, तो कुछ कंपनी में जो काम करने वाले थे, जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे, उनके कर्मचारी थे, उन्होंने सोचा कंपनी वाली नौकरी तो छोड़ो, हम तो क्या करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं और यहाँ पे इंडिगो की खेती करते हैं, क्योंकि इंडिगो की खेती करने में ज़्यादा पैसा है। तो ऐसा भी होता है, कुछ कॉमर्शियल एजेंट, कुछ ऑफिशियल्स कंपनी छोड़ देते हैं, इंडिगो प्रोडक्शन में अपना इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। Over the years, many company officials left their jobs to look after their इंडिगो बिजनेस, और ऐसा बहुत हुआ, बहुतों ने अपनी जॉब छोड़ी और इंडिगो की खेती में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और बहुत ज़्यादा उनको प्रॉफिट होता है। अट्रैक्टेड बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ हाई प्रॉफिट न्यूमरस स्कोट्समैन इंग्लिशमैन केम टू इंडिया एंड बिकेम प्लांटर्स। तो ऐसे बहुत से स्कोट्समैन आते हैं, इंग्लिशमैन आते हैं, वो यहाँ पे आके खेती करना शुरू कर देते, यानी कि प्लांटर्स बन जाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन फ्रॉम द कंपनी एंड द बैंक दे वर कमिंग अप एट द टाइम। जिनके पास पैसा नहीं था वो क्या करते हैं, लोन लेते हैं, लेकिन इंडिगो की खेती करते हैं, क्योंकि इस टाइम पे इंडिगो इतना ज़्यादा डिमांड में था कि लोग अपनी जॉब छोड़ के इंडिगो की खेती करना शुरू कर देते हैं। हाउ वाज इंडिगो कल्टिवेटेड? इंडिगो को कैसे कल्टिवेट किया जाता था? तो हम क्या कहेंगे कि देयर वर
टू मेन सिस्टम ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन। इंडिगो कल्टिवेशन के दो सिस्टम होते थे। सबसे पहला है निज। निज होता अपना खुद का। द प्लांटर प्रोड्यूस इंडिगो इन लैंड दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल, जो वो डायरेक्टली कंट्रोल करता है लैंड, उसमें इंडिगो की खेती करी जाती है। निज का मतलब खुद, मेरे पास कोई ज़मीन है और उसमें मैं इंडिगो की खेती करूँ तो वो निज में चला जाएगा। तो इसमें क्या है, प्लांटर इंडिगो प्रोड्यूस करेगा उसकी खुद की ज़मीन में। मेरी खुद की ज़मीन है, मेरे नाम है, उसमें यदि मैं खेती कर रही हूँ इंडिगो की, वो मेरी निज की हो जाएगी, खुद की हो जाएगी। He either bought the land or rented it from other जमींदार्स and produced indigo by directly employing hired labor। या तो वो उसकी खुद की ज़मीन है या उसने किसी से रेंट पे ली है, लेकिन वो किसी के अंडर में काम नहीं कर रहा है, अपने खुद के दिमाग से काम कर रहा है, सब कुछ खुद ही मैनेज कर रहा है। दूसरा होता है रयोती। द प्लांटर फोर्स द रायट्स टू साइन ए कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। दूसरा होता है कि जब प्लांटर रायत से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है, एक एग्रीमेंट साइन कराता है और उसमें खेती कराई जाती है। इस एग्रीमेंट में क्या होता है, एट टाइम्स दी प्रेशराइज द विलेज हेडमैन टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द राइट्स। कई बार ये होता था कि जो विलेज का हेड होता था, जिसको हेडमैन बोला जाता है, वो राइट्स के बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देता था और फिर उनके थ्रू खेती कराई जाती है। यानी कि निज वो हो जाएगा जब खुद की ज़मीन या रेंट के ऊपर आप कह सकते हो कि उसके अंडर में आप खेती करोगे, ऑलमोस्ट खुद का ही हो जाएगा, सेल्फ आप कर रहे हो। दूसरा रयोती, जिसमें प्लांटर्स को फोर्स किया जाएगा एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, एक एग्रीमेंट साइन करने के लिए। विलेज हेडमैन कई बार उनकी तरफ से साइन करेगा और उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू वो जो है खेती करेंगे। तो ये दो तरीके हो जाएंगे। अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। फर्स्ट, द प्लांटर्स फाउंड इट डिफिकल्ट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टिवेशन। निज कल्टिवेशन में क्या होता है कि खुद से खेती करे तो उस चीज़ को उतना ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि हर एक चीज़ लेबर को भी खुद ही हायर करना पड़ेगा, पैसा भी खुद ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसमें चीज़ों को बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा उस टाइम पे नहीं होता था। इंडिगो कुड बी कल्टिवेटेड ओनली ऑन फर्टाइल लैंड्स एंड दीज वर ऑल ऑलरेडी डेंसली पॉपुलेटेड। इंडिगो की जो खेती करी जाती थी वो फर्टाइल लैंड्स के ऊपर करी जाती थी और उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड होती थी। यानी कि हम अनफर्टाइल के ऊपर या सेमी फर्टाइल के ऊपर इंडिगो का कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ फर्टाइल लैंड के ऊपर ही इसका कल्टीवेशन हो सकता है और वहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। ओनली स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड ओवर द लैंडस्केप कुड बी एक्वायर्ड। अब इनको जो रेंट के ऊपर ज़मीन मिलती थी वो छोटे छोटे प्लॉट्स ही मिलते थे, बाकी ज़मीन ऑलरेडी पहले ही एक्वायर हो चुकी थी। प्लांटर्स नीडेड लार्ज एरिया इन कॉम्पैक्ट ब्लॉक्स टू कल्टिवेट इंडिगो इन प्लांटेशन। यदि आप प्लांटेशन कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा लार्ज एरिया की ज़रूरत पड़ेगी, जबकि इतना एरिया अवेलेबल ही नहीं होता था, छोटे छोटी ज़मीन के टुकड़े मिलते थे। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आती थी निज कल्टिवेशन के साथ। नेक्स्ट है वेयर कुड दे गेट सच लैंड फ्रॉम। अब ये ऐसी ज़मीन जो है वो कहाँ से लेके आते थे। दे अटेम्प्टेड टू लीज इन द लैंड अराउंड द इंडिगो फैक्ट्री एंड एविक्ट द पीजेंट्स फ्रॉम द एरिया। अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि इन्होंने जो है लीज के ऊपर ज़मीन लेनी शुरू कर दी और वहाँ पे जो पीजेंट्स होते थे उनको हटाना शुरू कर दिया, एविक्ट करना शुरू कर दिया, यानी कि पीजेंट्स को भगा के वहाँ के एरिया की जो ज़मीन है वो अपने अंडर में ले ली जाए। इस तरीके का एग्रीमेंट किया जाता है। लेकिन आप किसी को भी रिमूव करके उसकी ज़मीन खुद से ले रहे हो तो इसमें लगातार क्या होता था, टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट हो जाते थे, क्योंकि इतनी आसानी से लोगों को रिमूव करना और उनकी ज़मीन छीन के खुद से काम करना इतना ज़्यादा आसान नहीं था। ए लार्ज प्लांटेशन रिक्वायर्ड ए वास्ट नंबर ऑफ हैंड्स टू ऑपरेट। और जितना ज़्यादा हम कहेंगे कि एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा, 3 एकड़ 4 एकड़, जितना ज़्यादा एरिया बड़ा होगा उसमें उतनी ही ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने ऑलरेडी पहले ही लीज के ऊपर ज़मीन ली है जिससे टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि जिनकी ज़मीनें आपने छीनी है, एक तो वहाँ से प्रॉब्लम हो जाएगी, दूसरा आपको बहुत ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत होएगी, वहाँ पे भी आपका पैसा जाएगा और इतने ज़्यादा वर्कर्स को अरेंज करना एक बहुत मुश्किल टास्क था। तो प्लांटेशन में बहुत ज़्यादा हैंड्स की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होएगी, वो भी नहीं मिलती थी, क्योंकि जिस टाइम पे इंडिगो का कल्टीवेशन हो रहा होता था सेम टाइम के ऊपर राइस का कल्टीवेशन हो रहा होता था, तो लोग जो है राइस कल्टीवेशन में लग जाते थे।
लेबर वॉज नीडेड प्रीसाइसली एट ए टाइम व्हेन पीजेंट्स वर यूजुअली बिजी विद ए राइस कल्टिवेशन। सेम टाइम क्लैश कर जाएगा इंडिगो के लिए भी और राइस के लिए भी। लोग राइस की खेती में लगे रहते थे, तो उस टाइम पे लेबर का मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। नीज कल्टिवेशन ऑन ए लार्ज स्केल ऑल्सो रिक्वायर्ड मैनी प्लो एंड बुलॉक्स। और नीज कल्टिवेशन को करने के लिए बहुत ज़्यादा हम कहेंगे कि प्लो और ब्लॉक्स की ज़रूरत होती थी, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको बैल चाहिए होंगे, बैल के साथ हल भी चाहिए होंगे, क्योंकि वाइड एरिया के ऊपर आप कर रहे हो, इसमें ज़्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये दूसरी तरफ ये ऐसा टाइम चल रहा है जब साथ के साथ चावल की खेती भी चल रही है, राइस का भी कल्टिवेशन चल रहा होता है। तो इतने ज़्यादा हल प्रोवाइड करा पाना, इतने ज़्यादा लेबर प्रोवाइड कर पाना और इतने ज़्यादा आप कह सकते हो कि बुलॉक्स ले पाना, बैल ले पाना बहुत मुश्किल था। तो ये कुछ दिक्कत हो जाएंगी। इसमें एक अंदाज़ा दिया है, जैसे 1 बीघा ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन रिक्वायर्ड टू प्लो। 1 बीघा के ऊपर काम करने के लिए 1 बीघा ऑलमोस्ट 1/3 हो जाएगा 1 हेक्टेयर का अराउंड। तो इसमें 2 प्लो, 2 हल की ज़रूरत होती है और उस हिसाब से आप कितने बीघा के ऊपर काम कर रहे हो उसमें और ज़्यादा लैंड की ज़रूरत रहेगी। दिस मीन दैट ए प्लांटर विद 1000 बीघाज वुड नीड 2000 प्लो। तो यदि कोई प्लांटर है वो इंडिगो कल्टीवेट कर रहा है 1000 बीघा के ऊपर, तो 2000 हलों की ज़रूरत पड़ेगी। और इतने ज़्यादा प्लो कहाँ से लाओगे, और साथ के साथ पैसे का भी अरेंजमेंट करना है। अब 2000 प्लो के लिए 2000 वर्कर्स की भी ज़रूरत होएगी, लेबर की भी ज़रूरत होएगी, और जो बैल हैं बुलॉक्स हैं उनकी भी ज़रूरत रहेगी। तो निज कल्टिवेशन में बहुत दिक्कत आती है। इन्वेस्टिंग ऑन परचेज एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लो वॉज ए बिग प्रॉब्लम। अब इनको मेंटेन कर पाना, मशीनरी है, इसमें भी रिपेयरमेंट की ज़रूरत रहती है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा एक लार्ज सम इन्वेस्ट करना पड़ता था। तो इनको खरीदना, इनका मेंटेन करना अनदर एक डिफ़िकल्ट टास्क था। नॉर कुड सप्लाई बी इजिली गोट फ्रॉम द पीजेंट सिंस देयर प्लो एंड बुलॉक्स वर बिजी ऑन देयर राइस फील्ड। उस टाइम पे सप्लाई भी नहीं मिलती थी क्योंकि उनके बैल, उनके हल जो है ऑलरेडी राइस की कल्टिवेशन में बिजी होते थे, तो वहाँ से भी अरेंज नहीं हो पाता था। अगेन एग्जैक्टली एट द टाइम दैट द इंडिगो प्लांटर्स नीडेड देम। तो दोनों का सेम टाइम हम कह सकते हैं कि सेम टाइम पे राइस के खेतों में काम कर रहे हैं और सेम टाइम पे जो है इंडिगो के जो प्लांटर्स है वो भी सेम टाइम पे काम कर रहे हैं। तो दोनों का टाइम क्लैश करता था। तो इतनी ज़्यादा लार्ज लेबर, लार्ज जो मशीन्स हैं, प्लो वगैरह हैं, उनको अरेंज कर पाने में बहुत दिक्कत आती थी। सो इन द 19th सेंचुरी प्लांटर्स वर देयरफॉर रिलक्टेंट टू एक्सपेंड द एरिया अंडर निज कल्टिवेशन। तो जो भी प्लांटर्स थे जो इंडिगो उगाते थे वो अपने एरिया को एक्सपेंड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा कैपिटल अमाउंट की ज़रूरत होती थी। जो भी दिक्कत हमने देखी है ये सारी की सारी लेबर उस टाइम पे नहीं मिल पाती थी, तो निज कल्टिवेशन में उतना ज़्यादा एरिया एक्सपेंड नहीं हो पा रहा था। लेस देन 25% ऑफ लैंड प्रोड्यूसिंग इंडिगो वॉज अंडर दिस सिस्टम। जो निज सिस्टम हमने देखा है उसमें सिर्फ 25% ही कल्टिवेशन हो पा रहा था क्योंकि अकेला बंदा जो भी वहाँ पे प्रोडक्शन कर रहा है, निज पहली बात तो खुद का हो जाएगा, वो कितना ज़्यादा बढ़ाएगा। ज़मीन भी लीज पे लेनी पड़ती थी तो ज़मीन का रेंट हो जाएगा। उसके बाद लेबर है, लेबर भी अवेलेबल नहीं होती है, तो इस सब में बहुत ज़्यादा लार्ज सम की ज़रूरत पड़ती थी। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि निज कल्टिवेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं आया, बहुत ज़्यादा लोग इसको एक्सपेंड नहीं कर पाए क्योंकि ऑल्टरनेट नहीं था, कैपिटल नहीं होता था उस टाइम पे। तो बचा हुआ जो 75% है वो ऑल्टरनेट मोड ऑफ कल्टिवेशन, जो रयोती जिसको बोल रहे हैं, सेकेंड मेथड जो हम पढ़ेंगे उसमें हो जाएगा। सो ये 8th मॉड्यूल हम कल करेंगे। आज हमने करा है निज कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो और उसकी प्रॉब्लम्स।